नीट एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपको मोड ऑफ रेप्लिकेशन बताया था। मोड ऑफ रेप्लिकेशन में मैंने मिसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। मिसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में मैंने ये बताया था कि कैसे जो है डीएनए जो है रेप्लिकेशन करता है, कैसे उसका मोड है। मोड में मैंने आपको बताया था कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेशन करते हैं, और उससे रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल भी बताया था आपको, ठीक है, वो भी आपको करना होगा, ठीक है। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, आई होप आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। तो अभी आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन का आज डिटेल करेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन में सबसे पहले मैं रेप्लिकेशन को इंट्रोड्यूस कर दूं। रेप्लिकेशन क्या है एक्चुअली में? रेप्लिकेशन इज़ अ सिंथेसिस ऑफ डीएनए आर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। सिंपल मीनिंग अगर निकालेंगे इसका तो आपको मिलेगा कि जब रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको मिसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में लास्ट सेशन में आपको बताया था, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे। और आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है मैं पहले डिफरेंशिएट करके चलूँगा प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को, दोनों को डिफरेंशिएट करूँगा। देन मैं डिस्कस करूँगा प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, वो भी डिटेल में करूँगा डिस्कशन। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो उस पर ज़्यादा मैं एम्फेसिस नहीं करूँगा, थोड़े एक दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे उस पर। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर फोकस करूँगा प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को, क्योंकि वो आपका सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करने जा रहा हूँ, रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा आप देखो, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन का फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि ये रेप्लिकेशन जो है प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना होगा। रेप्लिकेशन कहाँ होंगे? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होगा, वेयर एज इन यूकैरियोट्स ये न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है। आपको पता है ना कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो जो भी प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और रेप्लिकेशन भी कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। वेयर एज जब आप यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो है वो न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। देन अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड जो पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन है वो डीएनए किस टाइप का है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होते हैं ये, ठीक है। और यूकैरियोटिक जब रेप्लिकेशन में डीएनए को आप जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ आपको डीएनए कैसा मिलेगा? आपको लीनियर डीएनए मिलेगा, ठीक है। ये आप देखो, ये लीनियर डीएनए आपका है, ठीक है। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए हो गया और ये आपका यूकैरियोटिक डीएनए हो गया। और ये जो यूकैरियोटिक डीएनए है ये न्यूक्लियस वाला है, ठीक है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया में या आप प्लास्टिड में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अगेन आपको क्या मिलेगा? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है आपका सर्कुलर जो मैंने बना रखा है, ये जो है मैं यहाँ पे बताया है प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रेप्लिकेशन होता है उस रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं और वो कितने नंबर में होते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन जहाँ से भी स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्टिंग प्लेस है रेप्लिकेशन का, और वो प्रोकैरियोट्स में सिंगल है और यूकैरियोट्स में मल्टीपल है, ये ध्यान देना होगा। यूकैरियोट्स में वो मल्टीपल होंगे, ठीक है। देन आते हैं कि जब आप रेप्लिकेशन को स्टडी करेंगे उसमें आप रेट की बात करेंगे, सिंथेसिस रेट की बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोट्स में सिंथेसिस का रेट 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड है। 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, ध्यान देना आप। बट जब यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को यहाँ पे बताएंगे तो 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। ये जो प्रोसेस होगा ये रैपिड होगा और ये जो प्रोसेस होगा स्लो होगा, ठीक है। बट आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आपका यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है इसमें मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो रेप्लिकेशन के जो स्टार्टिंग पॉइंट होंगे बहुत सारे होंगे। यहाँ पे रेट तो स्लो होगा बट जो प्लेस है वो मल्टीपल है, और बहुत सारी जगहों पे जब रेप्लिकेशन एट द सेम टाइम स्टार्ट होगा तो आपका जो रेट है वो कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। यूकैरियोट्स में रेट आप देख रहे हैं कम है, लेकिन रेट जो है कंपनसेट कैसे हो जाता है? कंपनसेट हो जाता है
मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, ठीक है। मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के होने से क्या होता है कि बहुत सारे प्लेसेस पे एक साथ एट अ सिंगल टाइम, ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस पर रेप्लिकेशन होता है, तो रेट मेंटेन कर लेता है यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपैरिजन रेट पे। और नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और मेन एंजाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया कि रेप्लिकेशन में सेट ऑफ एंजाइम्स यूज़ होते हैं, लेकिन सेट ऑफ एंजाइम्स में जो मेन जो एंजाइम है वो क्या है आपका डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड यूज़ होता है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, वेयर एज इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जब आप जाएंगे तो अल्फा, डेल्टा और आपका एप्सिलॉन, ये 3 टाइप्स के पॉलीमरेज हैं जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में यूज़ होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, सिंपल जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, कुछ जो पॉइंट्स है यूकैरियोट से रिलेटेड, उसको आप बस नोट कर लीजिए, उसको आप लर्न कर लीजिए, उसको समझ लीजिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है एक्चुअली मैं ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स पे फॉर्म होते हैं। मैं अभी जस्ट आपको बताने वाला हूँ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड क्या होता है, उसको क्लियर कर दूंगा। बट अभी आपको ये समझना होगा कि जब रेप्लिकेशन होता है तो 2 तरह के स्ट्रैंड होते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रैंड होता है वो कंटिन्यूअस होता है और सेकेंड जो स्ट्रैंड होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स पे आपको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की जो लेंथ होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होती है। जब आप प्रोकैरियोट्स में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात करेंगे तो उसका लेंथ जो है 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स उसकी लेंथ होगी, ठीक है। और जब आप यूकैरियोट्स में डिस्कस करेंगे तो 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स उसकी लेंथ होगी। तो ये भी आपका क्या है, एक डिफरेंस है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन इतना आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है, ठीक है। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका प्रोसीजर है, इसमें एंजाइम्स क्या यूज़ होने वाले हैं, इसमें सबस्ट्रेट क्या यूज़ होने वाले हैं, इसमें एरर क्या होता है, ये सारा डिटेल में करने वाला हूँ, ठीक है। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में सबसे पहले आपको डीएनए के बारे में जानना है कि डीएनए कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। जैसा मैंने डायग्राम में बनाया है ऐसा नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है, ये सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। सुपर क्वाइल्ड फॉर्म जब आप बनाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, ये सुपर क्वाइल्ड फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब आप डिस्कस करते हैं रेप्लिकेशन को तो उस कंडीशंस में जो है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इस फॉर्म में जब कन्वर्जन होता है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ कॉल्ड टोपोआइसोमरेज, ठीक है। सिंपली ये मत समझना है आपको कि जब सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करना है आपको और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड आपको शो करना है, तो वहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा जिसको बोलेंगे टोपोआइसोमरेज, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज जैसे ही इन्वॉल्व हुआ तो ये जो सुपर क्वाइलिंग है ये रिमूव हो जाएगी और सिंपल आपको क्या दिखेगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको दिखेगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड आपको डीएनए दिखेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोपोआइसोमरेज को एक्सप्लेन कर रखा है। Topoisomerase help relieve the stress on the DNA when unbinding by causing break and then reseal the DNA, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब टोपोआइसोमरेज वर्क करता है तो यहाँ पे एक कट इंट्रोड्यूस करता है, और कट इंट्रोड्यूस करने के बाद इसके सुपर क्वाइलिंग रिमूव हो जाती है। जब सुपर क्वाइलिंग रिमूव हो जाती है दैट मीन्स कि स्ट्रेस इसका कम हो जाता है, और स्ट्रेस कम हो जाता है तो वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, और देन अगेन जो है ये जो कट वाले प्लेस पे रीसील हो जाता है। क्या हो जाता है, रीसील हो जाता है डीएनए, और ऐसे आपको डीएनए देखने को मिलेगा, ठीक है। अब शुरू होगा आपका क्या, रेप्लिकेशन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रेप्लिकेशन में मतलब रेप्लिकेशन का अब मेन स्टेप स्टार्ट होगा। अभी तो आपने देखा कि कैसे इसकी सुपर क्वाइलिंग रिमूव हो रही है, ठीक है।
तो जब स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन तो पहले क्या होगा कि एक जो है आपको मेंशन करना होगा कि इसका एक जो है पर्टिकुलर प्लेस होगा जिसको आप बोलेंगे ओराई। ओराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो प्लेस होगा जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। ये जो प्लेस है इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं। 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब यहाँ पे ए और टी वाले नाइट्रोजनस बेसिस होंगे और ए और टी में आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद स्टार्ट होता है आपका रेप्लिकेशन, ठीक है। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको बोलते हैं हेलिकेज। क्या बोलेंगे इसको आप? हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको आप? हेलिकेज। आप देखो, ओपन द डीएनए हेलिक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस क्या है? 80 रिच, ठीक है, सीक्वेंसेस हैं। यही आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एंजाइम था और ये आपका सेकेंड एंजाइम हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड एंजाइम। थर्ड एंजाइम क्या है? एसएसबी। एसएसबी मीन्स सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन में होता क्या है कि ये जो है जब ये डीएनए के स्ट्रैंड दोनों ओपन हो जाते हैं, ठीक है। मैं डायग्राम से शो करता हूँ। लाइक आप सपोज करो कि ये आपका डीएनए है, ठीक है। ठीक है, ये वो प्लेस है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड अभी जस्ट ब्रेक हुए हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जस्ट अभी ब्रेक हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी ब्रेक नहीं हुए हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे ऑलरेडी अभी प्रेजेंट है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस, बिटवीन बेसिस, ठीक है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्चुअली क्या? रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। और यहाँ रेप्लिकेशन फॉर्क 2 बन रहे हैं। एक ये वाला बन रहा है और दूसरा जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये वाला बन रहा है। और ये किस शेप का होता है? वाई शेप का होता है। आप देखो ऐसे बना हुआ है ना, ये वाई शेप का स्ट्रक्चर है जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। और सिंगल ओराई, ओराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन फॉर्क जो होते हैं वो 2 होते हैं, ध्यान देना होगा। सिंगल ओराई, ये जो कंप्लीट जो एरिया है दैट इज ओराई, और ओराई के अंदर जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो 2 बन रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अगर मल्टीपल है, लाइक अगर 100 हैं तो वहाँ 200 रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। और ऐसा कहाँ पे होगा? यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जो ओराई होता है सिंगल होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेप्लिकेशन फॉर्क जो होगा वो आपके 2 होंगे, ठीक है। 1 ओराई 2 रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि एसएसबीपी कहाँ पे बाइंड कर रहा है। एसएसबीपी दैट मीन्स सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, तो वो यहाँ पे बाइंड होंगे। आप देखो जहाँ पे अनबाइंडिंग हो चुकी है डीएनए की और डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे जाकर ये एसएसबीपी बाइंड करेगा, ठीक है। और एसएसबीपी का रोल यही है कि ये अगेन जो है इस एरिया के बेसिस जो है बाइंडिंग ना करें, इसलिए ये जाकर पहले बाइंडिंग कर लेता है, ठीक है। एक बार समझिए, ये जो एरिया अभी जस्ट ओपन हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से, वो एरिया अगेन ज्वाइन ना कर जाए, इसलिए एसएसबीपी आकर यहाँ पे बाइंड कर जाता है और उस रीबाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। रीबाइंडिंग ऑफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। एक बार देखिए आप यहाँ पे, एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग protein bind to the ssDNA to avoid DNA rewinding back, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको।
यहाँ पे आप प्रोटीन लिख लो आप, क्योंकि SSBP क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है किसकी, प्राइमेज एंजाइम की, और प्राइमेज एक्चुअली में वर्क करेगा कैसे, किस तरीके से, RNA पॉलीमरेज की तरह वर्क करेगा ये, ठीक है। RNA पॉलीमरेज की तरह ये वर्क करेगा। RNA पॉलीमरेज का फंक्शन ये होता है कि वो सिंथेसाइज करता है RNA प्राइमर्स, ठीक है। वो सिंथेसाइज करता है क्या, RNA प्राइमर सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। और RNA प्राइमर्स जब होंगे तभी DNA पॉलीमरेज थर्ड का फंक्शन स्टार्ट होगा। आपको मैं बता दूं कि जो ये प्राइमेज है ये सिंथेसाइज करेगा RNA प्राइमर, और RNA प्राइमर जैसे ही फॉर्म होगा देन पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज थर्ड का फंक्शन स्टार्ट होगा। अगर प्राइमर नहीं है तो DNA पॉलीमरेज थर्ड अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये DNA पॉलीमरेज थर्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, जब तक उसको प्राइमर नहीं मिलेगा तब तक वो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा। और DNA पॉलीमरेज थर्ड क्या है, आपका मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का। आप जब भी पढ़ेंगे तो आप DNA पॉलीमरेज थर्ड के बारे में यही पढ़ेंगे कि वो तभी रेप्लिकेशन कर सकता है जब उसको प्राइमर मिले, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं कि कैसे ये प्राइमर बाइंडिंग करेगा और कैसे पॉलीमरेज थर्ड का रोल स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा सेपरेटली मैं यहाँ बना रहा हूँ। आप देखो, आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि ये आपका क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये क्या है आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है। ये सेकेंड उसके सामने एक क्या है आपका दूसरा रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। ये दो रेप्लिकेशन फॉर्क हैं। डायग्राम को अच्छे से बनाना होगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा आपको। ये आपके रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो कि DNA का जो पोलरिटी है वो मेंशन कर दो। सपोज दैट ये आपका 5 एंड है और ये 3 एंड है, और ये 3 एंड है और ये 5 एंड है। ध्यान देना होगा, ठीक है। ये आपका DNA है और इसी में आप रेप्लिकेशन समझाने वाले हैं। और जब रेप्लिकेशन समझाएंगे और रेप्लिकेशन में जब न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी, मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड्स में, ठीक है। न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड्स में जब न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट जब अटैच होना स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले प्राइमर यूज़ होगा। प्राइमर जैसे ही आएगा उसके बाद से एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स स्टार्ट हो जाएगा, और एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का एक डायरेक्शन होगा। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का अपना एक डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन होगा 5 to 3, ठीक है। जब भी DNA या RNA की सिंथेसिस होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन 5 to 3 एंड की तरफ होगा, हमेशा ये होगा, ठीक है। DNA की सिंथेसिस हो या RNA की सिंथेसिस हो, डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3 होगा। तो 5 to 3 अगर यहाँ पे आपको शो करना है न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड में, तो आप कैसे शो करेंगे, आप शो करेंगे इधर से, ठीक है। ये 5 होगा और ये 3 होगा, क्योंकि हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल होता है। ये आपका 5 to 3 है इधर की तरफ, ठीक है। तो इसका अपोजिट जो होगा वो इधर 5 to 3 होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या बताया आपको कि ये एंड 5 है और ये एंड 3 है, लेकिन जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, 3 to 5 एंड, 3 to 5 एंड। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, जो न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3 होगा। और ये फैक्ट है, इसको लर्न करना है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। जब भी कोई भी DNA सिंथेसाइज होगा 5 to 3 पैटर्न में होगा, डायरेक्शन में होगा, और वो एंटी पैरेलल होगा सामने वाले स्ट्रैंड के सामने, ठीक है। अब आते हैं इधर की तरफ, सेकेंड वाले स्ट्रैंड में। यहाँ पे सिंथेसिस कैसे होगा आपका, यहाँ पे सिंथेसिस ऐसे होगा, आप देखो, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका 5 प्राइम और इधर हो जाएगा आपका 3 प्राइम, ठीक है। 5 इधर हो जाएगा और 3 इधर भी डायरेक्शन कैसा होगा, 5 to 3 होगा, ठीक है। 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। बट ध्यान देना होगा कि ये जो आपको न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड दिख रहा है वो कब दिखेगा, जब उसको प्राइमर मिल जाएगा। आप पीछे एक प्राइमर बना दो आप, ठीक है।
आप पीछे बैक साइड में एक प्राइमर बना दो कि प्राइमर पहले आया और देन जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, और रेप्लिकेशन में जो न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड है वो 5-3 डायरेक्शन में सिंथेसिस या एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स स्टार्ट किए। एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जब आप एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो ध्यान ये देना है कि यहाँ पे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड है, तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होगा। क्या होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड, बट न्यूक्लियोटाइड कौन सा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आपने अभी जस्ट देखा कि प्राइमेज का फंक्शन क्या है, प्राइमर के सिंथेसिस, ठीक है, और देन आप पॉलीमरेज थर्ड की फंक्शन देखा। पॉलीमरेज थर्ड जो है वो रेप्लिकेशन कर रहा है तो 5-3 डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब भी प्राइमर आएगा, ठीक है, तो प्राइमर सिंगल होगा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में, वेयर एज जब आप डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की बात करेंगे तो वहाँ पे प्राइमर मल्टीपल होंगे। जितने नंबर ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होंगे उतने ही नंबर में आरएनए प्राइमर्स होंगे। मैं एक बार बता रहा हूँ आपको कि आपको जब रेप्लिकेशन समझाना होता है तो रेप्लिकेशन में जो न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें एक स्ट्रैंड होता है कंटिन्यूअस और दूसरा स्ट्रैंड होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स शॉर्ट लेंथ वाले होते हैं और उनको आगे फर्दर कंटिन्यू होने के लिए बहुत सारे प्राइमर्स को अल्टरनेटिवली यूज़ करना होता है, और जब बार बार प्राइमर यूज़ होगा तो वो फ्रेगमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट हो जाएगा। एक बार डायग्राम में देखिए इसको आप। सपोज दैट आपका ये डीएनए स्ट्रैंड है और ये भी डीएनए स्ट्रैंड है, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है, और जो न्यूली सिंथेसाइज है स्ट्रैंड उसकी स्टार्टिंग होती है प्राइमर से। ये प्राइमर है, ये क्या है, प्राइमर है, और ये भी क्या है आपका प्राइमर है। बट इधर की तरफ जो प्राइमर है वो बार बार यूज़ होगा, ठीक है, और बार बार यूज़ होने से क्या होगा कि जो आपका ये जो स्ट्रैंड बनेगा ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा। कैसा बनेगा, ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा। और जो इधर फ्रंट सामने दिख रहा है यहाँ पे सिंगल प्राइमर यूज़ होगा, और ये जो डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी ये कंटिन्यूअस होगी। ध्यान देना, ये कंटिन्यूअस होगी और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ सेपरेट बनाया। और इसमें जो ब्लैक वाला एरिया है इसको आप बोल सकते हैं प्राइमर। क्या बोल सकते हैं, प्राइमर। ये भी प्राइमर है, ये भी प्राइमर है। ऐसे बहुत सारे प्राइमर जो है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स पे मिलेंगे, और जो आपका कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है वहाँ पे सिंगल प्राइमर होते हैं। और ये जो बीच बीच में रेड लाइंस दिख रहे हैं यही क्या है, आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स यही हैं। ठीक है, ध्यान देना होगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स पे मिलेंगे। ठीक है, और आपको जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा वहाँ पे ओकाजाकी नहीं मिलेगा, वहाँ एक सिंगल स्ट्रैंड होता है और सिंगल प्राइमर होगा वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आप जब प्राइमर पे फोकस करते हैं तो प्राइमर तो आरएनए का है और यहाँ पे आपको डीएनए का न्यूक्लियोटाइड आपको ऐड करना है यहाँ पे। तो बाद में क्या करेंगे, प्राइमर्स को आप रिमूव कर देंगे। प्राइमर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और रिमूव करने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जो प्राइमर्स को रिमूव करता है और उसके जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। सपोज दैट मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया प्राइमर्स को। ये मैंने रिमूव किया, देखो आप, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, किसके हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के हेल्प से। और उसकी जगह पे क्या आएगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। दैट मीन्स कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, और ये
वहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएंगे और फ्रेगमेंट के साथ जो है जो जब रिप्लेस होंगे प्राइमर्स तो वहाँ नए स्ट्रैंड्स आएंगे। तो आमने सामने जो स्ट्रैंड्स हैं उनको ज्वाइनिंग करने के लिए लाइगेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। आप देखो यहाँ पे लाइगेज एंजाइम सील द गैप बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स टू क्रिएट वन कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो प्राइमर हटाया तो प्राइमर के प्लेस पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आए और फिर क्या होगा कि लाइगेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो सारे फ्रेगमेंट्स एक कंटिन्यूअस मैनर में रीसील हो जाएंगे, मतलब कि वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से ज्वाइन कर जाएंगे और फिर उसको भी आप बोल सकते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। बट ये लास्ट में होगा, ये चीज़ लास्ट में होगी। और जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है वो ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही क्या था, वो कंटिन्यूअस था। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन ऑलमोस्ट मैंने आपको प्रोसीजर इसका बता दिया है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो उसका एंडिंग भी होता है, रेप्लिकेशन का एक एंडिंग प्लेस भी होता है। वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंस होते हैं जिसको बोलते हैं टर्स सीक्वेंस। टर्स सीक्वेंस जो है वो डीएनए पे ही होते हैं, कुछ यूनिक होते हैं और वहाँ पे एक स्पेशल जो है प्रोटीन बाइंड करता है जिसको टस प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनस प्रोटीन बोल सकते हैं आप इसको। वो जाकर क्या होते हैं, टर्स सीक्वेंस पे जाके, टर्स सीक्वेंस आप नोट कर लीजिए, टर्स सीक्वेंस पे टस प्रोटीन, ठीक है, ये जाकर बाइंड करता है और बाइंड करके रेप्लिकेशन को रोक देता है, रेप्लिकेशन को रोक देता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि जब आप सेट ऑफ एंजाइम्स यूज़ करते हैं तो एक चीज़ बड़ा माइंड करने वाला होता है कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज सेकंड नहीं आपको दिख रहा है, थर्ड और फर्स्ट दिख रहा है, बट आप यहाँ पे आपको डीएनए पॉलीमरेज सेकंड नहीं दिख रहा है। ठीक है, सेकंड इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सेकंड का फंक्शन अभी तक अननोन है, सेकंड का फंक्शन अभी तक क्या है, अननोन है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। एनसीईआरटी ने ये बोला है कि जो भी डीएनए के सिंथेसिस होती है वहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स यूज होंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और एनसीईआरटी ने ये बोला है कि जब सबस्ट्रेट की तरह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड यूज़ होते हैं तो वहाँ पे एएमपी भी यूज़ होता है। ठीक है, क्या यूज़ होता है, एएमपी। ये थोड़ा माइंड करके पढ़ना आप इसको। मैंने ये बताया कि जब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होता है तो एएमपी भी एक क्या है, आप यहाँ पे स्मॉल डी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड और ये भी क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। बट ये जो सबस्ट्रेट है ये कहाँ से आता है, एटीपी से बनता है। किससे बनता है, एटीपी से बनता है। जब एटीपी में दो फॉस्फेट रिमूव होते हैं तो एएमपी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, एएमपी का फॉर्मेशन होगा और ये एएमपी जो है आपका सबस्ट्रेट होगा। और साथ में जब फॉस्फेट निकलते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है और ये जो एनर्जी है ये रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड होती है। आपको मैं बता दूं कि ये जो एनर्जी है ये रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड होती है। और एक और पॉइंट है कि जब रेप्लिकेशन होता है तो वहाँ पे हाई एक्यूरेसी होती है, एरर होने के चांसेस कम होते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है वो एरर जो है वो कम से कम लेस एरर ये प्रोड्यूस करता है और ज़्यादातर ये परफेक्ट जो है आपका सिंथेसिस करता है डीएनए स्ट्रैंड्स की। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी का एक और पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से बेसिस सेपरेट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बेसिस सेपरेट होते हैं तो धीरे धीरे होते हैं, ग्रेजुअली होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा इंटायर लेंथ ऑफ डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होता है। तो धीरे धीरे वन प्लेस से स्टार्ट होते हैं और ग्रेजुअली धीरे 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 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एप्लीकेशन स्टार्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और इसके बाद एक लाइन और है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो प्लेस होता है जहाँ पे एटी रिच सीक्वेंसेस होते हैं। एटी और के आपको पता है कि एटी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दो होते हैं और दो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होता है। ठीक है,
तो ये भी एक पॉइंट है। और आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को लेकर एक और पॉइंट है, वो ये है कि आप जब आप बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, दैट मीन्स कि मैं प्लाज्मिड की बात कर रहा हूँ, तो प्लाज्मिड में भी आप देखते हैं कि क्लोनिंग में हेल्प करता है प्लाज्मिड, और क्लोनिंग में जब हेल्प करता है प्लाज्मिड तो वहाँ पे भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का यूज़ होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो लाइन में अभी मैंने बताया इसका रिलेशन बायोटेक से है। किससे है? बायोटेक से है। और बायोटेक में आपको एकदम क्लियरली मिलेगा कि प्लाज्मिड्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में इनिशिएशन प्लेस का तरह वर्क करते हैं। ठीक है, वहाँ पे रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है कि जब यूकैरियोटिक सेल्स में इंटरफेस स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, मतलब कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है और सेल डिवीज़न नहीं होता है। ये मैंने क्लास 11 में बताया है। एक बार ध्यान सुनिए कि जब आप सेल साइकिल में इंटरफेज में जाते हैं और इंटरफेज के एस फेज में आप देखते हैं तो क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ सेल ऐसे होते हैं कि वो रेप्लिकेशन तो कर लेते हैं बट सेल डिवाइड नहीं होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। और ऐसा अगर होता है तो डीएनए का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। डीएनए के मल्टीपल अमाउंट्स फॉर्म हो सकते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं आप पॉलीपोलैरिटी। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? पॉलीपोलैरिटी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जब किसी यूकैरियोटिक सेल्स में रेप्लिकेशन मल्टीपल टाइम्स हो जाए और सेल डिवीज़न ना हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीपोलैरिटी कंडीशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डीएनए का अमाउंट मल्टीपल हो गया है और सेल सिंगल है। ठीक है, तो ये आपका रेप्लिकेशन का मैंने डिटेल कर दिया है। एक बार आप रिवाइज करिएगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछेगा। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, बाय।